कई बार रोना आता है। बस एक ही गम है पूरी जिंदगी और रहेगा मेरे मरने तक, जब तक मेरे को जलाया नहीं जाएगा, कि मैं अपने पिताजी को बचा नहीं सका। क्यों? कि मैं बहुत छोटा था। जवान होता तो मैं भी जो है ना खत्म करता। जो मेरे पिता पे सरदार साहब ने ना अपने आप को घी डाल के या तेल डाल के हत्या कर दी अपनी, कि मैं किसी मुसलमान के हाथ नहीं लगूंगा। हमने दृश्य देखा वो बड़ा भयानक है। वहाँ से हमारे बाद जो है जितनी गाड़ी आई हैं वो सब खून से रंगी हुई है। वो उन्होंने क्या किया था, रावी के पास रोक के सारे हिंदुओं को काट काट के भेज दिए। लेकिन ये जो कत्ल करके गाड़ियाँ भेज रहे थे ये तो मैंने खुद देखा। तो जो डब्बे थे ना उनमें से खून, वो तो मैंने खुद देखा। खून पूरा काट काट के भेज रहे थे, किसी को भी जिंदा नहीं कर। मतलब एक इंसानियत क्या है, मुंह पे एक तमाचा था। इंसानियत को इन्होंने मतलब जलील किया है। इंसानों को इंसान होने के ऊपर या शर्मिंदा होना चाहिए कि भगवान ने हमें इंसान बनाया। थे हम तो पूरे संसार को वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। ये सारा परिवार हमारा है पूरा, क्योंकि उनके हाथ लग जाते तो उनके साथ जो है क्या विचार करते, गैंग रेप करते, क्या क्या करते हमें पता नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने यही सोचा कि हम अपने हाथ से ही कत्ल करते उनको, ताकि उनके हाथ न लगे। इसलिए आप उसका कत्ल कर रहे हो क्योंकि वो हिंदू है। तो वहाँ एक ट्रेन चलती थी कूड़े की, उसको लाशों से भर के लिया। ट्रक आते थे, दो तीन ट्रक लाशें और फूली हुई। हमें भेड़ बकरे ही समझा था, इसीलिए तो कत्ल हुए हमारे। 1.5 मिलियन लोगों को कत्ल करना, क्वेश्चन करना चाहिए था उसको कि यार सदियों से इकट्ठे रह रहे, 700 साल हो गए थे मुसलमानों के यहाँ आए हुए। इन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं समझाया। एक एक घर में 5-5, 10-10 लोगों को आपने अनाथ कर दिया, बच्चों को। मैं कहता हूँ आपने बंटवारा करना ठीक है, लेकिन ये पीसफुल होना चाहिए था ना। ये पीसफुल नहीं हुआ। हमें यही दुख है, आपने क्यों मरवाए लोग, बेकसूर लोगों को मरवा दिया। मेरे बुजुर्ग को औरतों के ना ये जो ब्रेस्ट होती है ये काटी उन्होंने। बच्चों को अपने वो जो भाला होता है जिसको आप लैंसर कहते हैं, भाले की जो नोक होती है उसके ऊपर बच्चे को ऐसे टांग के ऐसे हिंदुओं के काफिले को दिखा रहे हैं, देखो तुम्हारे बच्चों के साथ हम ये कर रहे हैं। लेकिन जो चीज आपने सच्ची देखी है उसको तो नकार नहीं सकते आप। मतलब इतनी इंसानियत गिर जाएगी, कभी सोच ही नहीं सकते। बच्चे के साथ यार क्या, अभी कुछ दिन का बच्चा, आप उससे दुश्मनी निकाल रहे। ये है इनका धर्म। आप मानेंगे नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा हमारी मिलिट्री लगी हुई है। अभी क्या लगता है, कभी ये सरहदें खत्म होगी या ऐसे ही चलता रहेगा? नेवर। हेलो टू ऑल, मैं विजेंद्र कंबोज, दास्ताने पार्टीशन 1947 से। 200 वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और जो आजादी हमें मिली वो खून से सनी हुई थी। एक तरफ खुशी की लहर थी और दूसरी तरफ गम का माहौल। ऐसे कई परिवार थे जो माइग्रेट हो रहे थे और ऐसे कई परिवार थे जो अपनों को खो रहे थे। लगभग 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट हुए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे, और 15 से 20 लाख लोग, बेकसूर लोग मारे गए। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यह एक माना हुआ आंकड़ा है। ऐसे ही कई परिवार हैं जिन्होंने अपनों को आंखों के सामने मरते हुए देखा है और वो इस गम को आज तक भुला नहीं पाए हैं। हमारी कोशिश उन्हीं लोगों से मिलने की रहती है जो इन सभी घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, सर्वाइवर्स रहे हैं वो। ऐसे ही हम एक शख्स से आज मिलने आए हैं जिनका नाम है सत्यपाल शर्मा जी, जो कि आजादी के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी रहे हैं, जिनका जन्म हुआ सन 1939 यानी कि 1939 में, और आजादी के वक्त उनकी उम्र थी लगभग 8 साल। तो उनसे बात करते हैं, उनकी कहानी जानते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी कहानी भी हम जरूर दिखाएंगे। तो सर, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आभार आपका। तो अविभाजित भारत में जो आपका एड्रेस रहा है वो कहाँ पे था, उसके बारे में बताइए। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूं कि मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट एसपी शर्मा हूं। मैंने 36 साल के लगभग इंडियन एयर फोर्स में अपनी सेवाएं दी हैं। अब मैं रिटायर्ड हो गया हूं, और रिटायरमेंट लिए हुए भी मुझे 30 साल से ऊपर हो गए हैं। तो जितने मेरे सुनने वाले हैं मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं, और ख़ासकर दास्ताने पार्टीशन 1947 वालों का
मैं बहुत आभारी हूँ कि किसी टाइम पे मैं चाहता था कि कोई हमारी कहानी सुन ले, तो उनका जब फ़ोन आया तो मैं तो गदगद हो गया। मैंने कहा चलो इनको मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, और उन्होंने सुन लिया मेरी। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ उनका कि वो यहाँ पधारे हैं, और मैं उनको अपनी बताता हूँ स्टोरी कि हमने पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या कष्ट सहे, जो कि काफ़ी दुनिया को पता ही नहीं, और ख़ासकर नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है। मेरा पाकिस्तान में एड्रेस था, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तो सभी जानते हैं जो पाकिस्तान में है अब, उसी में एक तहसील थी डस्का। तो डस्के के आसपास जो छोटे छोटे विलेज थे काफ़ी, जिसमें से हमारे विलेज का नाम था सियानी, एंड सियानी वाज सराउंडेड बाई सो मेनी अदर विलेजेस, जैसे सिरा वाली था एक, वडाला संधुआ का एक डस्का था। तो इस तरह से छोटे छोटे गांव थे। तो उसमें हमारा जो गांव था, इट वाज मोस्टली प्रीडोमिनेटेड बाय सिख कम्युनिटी। तो हम जो है ना 4 या 5 हिंदू परिवार थे सिर्फ वहाँ पर, वो भी ब्राह्मणों के। बाकी मुस्लिम कम्युनिटी की भी थी, और ज़्यादातर जो है वहाँ पर सिख कम्युनिटी के ज़्यादा थे, और वो बड़े रिच थे। उनके वहाँ पर जो मकान थे वो ऐसे जैसे महल होते हैं, एक भाटिया महल के नाम से बहुत मशहूर था वहाँ पर। एक गुरुद्वारा भी था वहाँ पर। लेकिन अजीब चीज़ है, एक छोटे से गांव में 3 मस्जिदें थी वहाँ पर। और हमारा जो घर था वो बिल्कुल सटा हुआ था एक मुस्लिम परिवार से। लेकिन एक खासियत है कि वहाँ पर पार्टीशन से पहले सब मिलजुल के रहते थे। तो आप बता रहे थे कि जब पार्टीशन से पहले आपका जो घर था वो एक मुस्लिम परिवार से सटा हुआ था, बट ऐसी कोई बात नहीं थी कि कहीं अलगाव या वो जो वाली चीजें जो है कभी नजर आती हूँ। पार्टीशन से पहले सब मिलके रहते थे। सब मिलके रहते थे, और हम उनके घरों में जाके आंगन में खेलते थे। छोटे छोटे बच्चे थे हम, और उनके भी लोग आके रहते थे। हाँ, खाना वाना थोड़ा परहेज था हमें, क्योंकि हमारे खाने की आदतों में थोड़ा अंतर था। बाकी ऐसा कोई दिल में किसी के कोई कॉमनर रंजिश नहीं थी। गांव का नाम क्या बताया आपने? सियानी। सियानी। सियानी, उसके SIANI कह लो या वाई लगा लो। जो आसपास के कोई विलेजेस याद हो आपको? विलेज का तो एक मुझे पता है कि एक सिरा वाली जो था, एक वहाँ हमारे यहाँ नहर बैठती थी, और वो जाती थी एक ऐसे गांव की तरफ जो बड़ा पुराना लगता था, और उसके गेट थे पुराने पुराने, बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, और अंदर एक महल था जो सिखों का था। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि मैं तो बच्चा था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर जाके खेलता रहता था कई बार, क्योंकि मेरे एक जो फूफा जी थे वो वहाँ उस गांव में रहते थे। हम उनके छुट्टियों में जाते थे, और उनकी जो मदर थी उस वहाँ पर महल में काम करती थी कोई, तो वो हमें साथ में ले आती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी रॉयल फैमिली का रेजिडेंस था, बहुत बढ़िया। और एक मल्लुवानी पिंड हमारा जो था वो भी सरदारों का था। उसमें ज़्यादातर आर्टिज़न, ये जो हारमोनियम वगैरह बनाते हैं या ऐसा काम करते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो ज़्यादा वहाँ काम करते थे। और हम लोग जो था, हमारे गांव में कोई चक्की वगैरह थी नहीं, तो हमारी जो मदर थी या दादी थी वो वहाँ पर आटा वाटा पिसवाने जाती थी, या जैसे सर्दी आ रही है तो गद्दे और रजाइयाँ सारे जो है वहीं बनवाते थे। तो वहाँ पे जो है ये रुई वाला और ये जो काम है, ये होता था वहाँ पे। हाँ, जो हमारी जो डोमेस्टिक सर्विसेज है ना, वो सारी मल्लुवानी जो गांव है वो सिखों का प्रिडोमिनेटली सिख कम्युनिटी का था, और सारे हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे इस मामले, और वो सारे किसान थे तकरीबन। हमारा जो गांव था ये चारों तरफ से जो है खेती बाड़ी से लहलहाता गांव था, बहुत रिच कम्युनिटी थी। हमारी खुद अपनी हवेली बहुत बड़ी थी, जिसमें हमेशा जो है कोई ना कोई दूध देने वाला जानवर भी रहता था। हमारे घोड़े थे अपने, मेरे चाचा जी घोड़ा टांगा रखा हुआ था उन्होंने। और हमारे गांव से डस्के तक
वो सवारी ले आते जाते ले 2-3 ट्रिप तो लगाते ही थे, और मैं कई बार उनके साथ ही घूमने चला जा रहा था। अच्छा, जहाँ पर वो अपना टांगा खोलते थे, वो जगह जो थी हमारे घर से थोड़ा दूर थी, तो मैं वहाँ पर जाके ना वेट करता रहता था कब आएंगे, और मैं घोड़े पे बैठ के अपने घर जाऊँगा, और मैं मेरे को बिठा देते थे मैं, और घोड़ा भी इतना अच्छा था, वो पहचानता था मेरे को, चुपचाप ले आता था मेरे पिताजी का नाम क्या आपके? को। श्री रामचंद्र। दादाजी? दादाजी का नाम था जगन्नाथ जी। ठीक है। तो मतलब आपकी भी खेतीबाड़ी थी और उसी नहीं, में? खेती बाड़ी नहीं थी, मेरे पिताजी काम करते थे कपड़े का। ठीक है। रेडीमेड तो खैर उस टाइम भारत में कोई चलन ही नहीं था। कपड़े मतलब वो अपना साइकिल पे ले आते थे, जैसे जिसको पिंड वो बांध के जो भी, तो वहाँ पर उनके कस्टमर थे। गांव में आपको पता है शहर जाना तो दूर है, खासकर लेडीज़ के, तो वो कपड़े का व्यापार करते थे, और अच्छा व्यापार था। और चाचा जी टांगवाई का काम करते थे, और बाकी हमारे घरों में वो दूध दही ये सब तो अपना ही होता था, कोई पैसे नहीं, खेती नहीं करते थे। तो इस तरफ भी रोजगार मतलब आपका कारोबार था? अगर हम सरहद की बात करें तो नज़दीक अमृतसर पड़ता होगा, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो इस तरफ भी कभी होता था कारोबार? कुछ ध्यान हुआ आपको? एक्चुअली मैं इतना बड़ा नहीं था कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकूं। इतना मुझे पता है अपने फादर का क्या काम था, क्योंकि उनके जब कपड़े आते थे तो हम भी खोल के देखते थे उनका, वो बुशका कहते थे हमारे पंजाबी में, बुशका खोल के देखते थे इस कौन सी शर्ट सिलवाई इनसे कपड़ा मार के। तो कई कपड़ों को नाम मेरे को याद आ गए। जैसे उन दिनों में मलेशिया कपड़ा होता था, एक छीट होता था जो और लेडीज के सूट बनते थे, एक लट्ठा होता था, आपने शायद नाम सुना, एक मतलब इस तरह के बोस्की की शर्ट बनाते थे लोग, वो भी रिच लोग बनाते थे, आजकल पता नहीं। तो इस तरह के कपड़ों को नाम भी हमें याद आ गए, लेकिन वो सब लुप्त हो गए अब नाम। रेडीमेड आने के बाद तो वैसे भी चीजें जो हैं रेडीमेड की तरफ चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो प्लेन कपड़ा कोई थान वान से लेता नहीं है तकरीबन। तो वहाँ पे स्कूल भी हुआ है आपका? हाँ, स्कूल जो था हम पैदल जाते थे, और स्कूल क्या कहें वहाँ पर उसको हम मदरसा ही कहते थे, क्योंकि इट वाज रन बाय मस्जिद पीपल, मस्जिद वाले चलाते थे, और मस्जिद के साथ ही में था। लेकिन अच्छा था, वहाँ 2 ही टीचर थे सिर्फ, एक हेडमास्टर और एक मुंशी जी, लेकिन वो बहुत डेडिकेटेड थे, और कभी उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया कि ये दूसरी कम्युनिटी के हैं। नाम याद है आपको उनका? नाम उनका जो हेडमास्टर थे, मुझे जहाँ तक ख्याल है उनका नाम अल्लाह रखा था, और मुंशी जी हम कह के बुलाते थे, जो जूनियर डॉक्टर टीचर थे, नाम तो मुझे नहीं याद। अच्छा, और क्योंकि हम बहुत छोटे थे, मैं अभी पहली क्लास ही मैं पास करके गया था, अभी दूसरी क्लास में बैठ रहा ही था, हमने तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई पार्टीशन की, तो कोई दोस्त नहीं बना सका, मैंने किसी का नाम भी मुझे याद नहीं है। ठीक है। तो जब ये पार्टीशन वाला सब शुरू हुआ तो शुरुआत में कहाँ से समझ में आया कि हाँ कि अब कुछ कुछ हो रहा है, आसपास कुछ होने वाला है? कुछ कुछ इंडिकेशन ना आने शुरू हो गए थे, हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आफ्टर ऑल कुछ अबनॉर्मल जब चीज़ होती है तो बच्चों को भी पता महसूस हो जाता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। मेरे स्कूल के पास जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे मुसलमान, उन्होंने वहाँ पर शमियाने लगा के और वहाँ पर जलसे शुरू कर दिए थे हिंदुओं के खिलाफ। मुझे ऐसा लगा, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हिंदू मुसलमानों में डिफरेंस क्या है, लेकिन इतना पता था कि कुछ गड़बड़ है। एक तो ये था, दूसरा हमारे गांव के जो एक सिख थे, उनके ऊपर जो है उन्होंने एक कातिलाना हमला किया। वो अपने शॉपिंग करके शहर से अपने गांव लौट रहे थे, तो रास्ते में वो पैदल थे तो उन पर कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो ये कुछ रंजिश थी उनके मन में, तो ऐसा होने लग गया था, हमें थोड़ा थोड़ा पता कर लग गया था, क्योंकि अब हमारा गांव था तो इसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन सुना है कि शहरों में जो है, जैसे लाहौर वगैरह हमारे पास थे, तो उनको पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है।
तो चीज़ें धीरे धीरे जो है खराब होना शुरू हो गई थी। खराब। तो शहरों तक पार्टीशन की आग पहले पहुंची, गांव थोड़े दूर होते हैं या कम्युनिटी मतलब उस चीज की खबरें वहां पे लेट पहुंचती लेट हैं, पहुंचती तो है। धीरे धीरे उन तक लेट पहुंची। हम्म। तो कई बार इतनी लेट हो जाती हैं कि वो ज्यादा ही लेट हो जाते हैं निकलने में, कि उनके ऊपर उनको ज्यादा नुकसान हमारे होता साथ है। यही हुआ है। हम्म। हमें अगर से पहले पता होता तो हम कोशिश करते निकलने की, या हमारे जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, उनको पता हो, शायद उन्होंने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के जाएंगे, ये थोड़ी देर का झगड़ा है, ये ख़त्म हो जाएगा, हम अपनी जगह पे बैठे हुए। एक्चुअली लोग भ्रम में थे। ये मोस्टली लोग ये सोच रहे थे हमें अपनी ज़मीन से और घरों से कोई उखाड़ नहीं सकता। ये भ्रम था उनको, किसी को कि हम कोई सदियों क्लैरिटी से, नहीं थी। हाँ, हमारे दादा परदादा, हमारी कितनी पीढ़ियां जो हैं यहाँ रहती आई हैं, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि हमें अब हाँ, सब कुछ छोड़ के जाना छोड़े, पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल किसी के दिमाग में भी नहीं था कि जो पॉलिटिकल सर्कल में जिनका कुछ लेना देना था, शायद उनको पता हो कि बहुत बड़ी ये साजिश चल रही है, लेकिन कॉमन आदमी यही सोच रहे थे कि हमें कोई नहीं उखाड़ सकता हमारी ज़मीन से, जायदाद से। दादा परदादा सदियों से रह रहे हैं, हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो हमने को हमारे अंदर कोई ऐसी दुष्भावना भी नहीं है किसी प्रति, ना दूसरों के अंदर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा भ्रम था जो लोगों को मजबूर हो गया वो। तो क्या ये सिर्फ एक अफवाहों का असर था कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, अगर आप नहीं मारोगे यहाँ के हिंदुओं को तो वो आपको मार देंगे, तो क्या ऐसी अफवाहों की वजह से ही ये चीजें भ्रम फैले? ये ऐसा है कि अभी तो छोटे बच्चों को तो ये चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन मुझे यहाँ आके फिर पता चला कि काफ़ी अफवाहें उस टाइम उड़ी थी, र्यूमर्स उड़ी थी। वहाँ पर अफवाह फैल गई कि बिहार और बंगाल में जो है मुसलमानों को हिंदू मार रहे हैं बड़े जबरदस्त, उसका बदला जो है वो पंजाब के पाकिस्तान से ले रहे हैं वहाँ पर, ताकि लोग जो है वो एग्रावेट हो जाए, गुस्से में आए और अहिंसा पे उतारू हो जाए। ऐसी अफवाहें जो है युद्ध ऐसे टाइम में बहुत चलती हैं, और ये बिल्कुल सही है कि एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ था, और उन लोगों ने जो है अफवाहें फैला दी थी सिर्फ और इसलिए कि हिंदू है तो मार दो, हाँ, मुसलमान है तो मार दो। बस आपस उनको में शायद जो जो मार रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने आपस में कभी बात भी ना की हो, ऐसा भी हुआ। कोई पर्सनल दुश्मनी थी नहीं। और वैसे भी जिन लोगों ने हमारे गाँव के ऊपर अटैक किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी दुकानें लूटी, वो तो हमारे गांव के थे ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ से आए थे, और बड़ी अजीब शक्लें, बिल्कुल ओपरे लोग, कभी देखा भी नहीं है। इसका मतलब है ये बहुत बड़ी कोई साजिश थी जो जानबूझ के कराई गई थी। हमारे 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 गांव के किसी भी आदमी ने ऐसा नहीं किया। हाँ, मेरे पिताजी के साथ क्या व्यवहार किया है, कौन क्षति पहुँचाई है किसने, ये अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं हुई है, जबकि अब 80 साल होने वाले हैं पार्टीशन को। हमें आज तक कोई नहीं बता सका कि हमारे पड़ोस में जब हम लोग जहाँ पर शरण लेने जा रहे थे, उस परिवार ने हमारे साथ गद्दारी की, या वो भी फंस गए होंगे, क्योंकि जो शरण दे रहे थे मुसलमान दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, हिंदुओं को, उनको भी वो नहीं छोड़ रहे थे, उनको भी मार रहे थे वो मुसलमान, कि तो ये इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा हम वहीं से शुरू करते हैं कि चीज़ें जो हैं, आपने बताया कि जल्द से जो लोग मुसलमान इकट्ठे होकर जो भड़काने वाली चीज़ें वो शुरू हो गई थी, और उस सिख परिवार पे अटैक हुआ, तो आपको लगा कि चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बदल रही हैं। तो उसके बाद फिर ये सिचुएशन कब आई कि अब तो बहुत ही ख़राब हो गया है और अब तो जाना ही पड़ेगा? ये डिसीजन देखो, अब एक रात के अंदर अंदर ही पासा पलट गया था। ये शाम को शुरू हुआ, दोपहर को, शाम को लोगों ने अभी लंच किया ही होगा शायद, कहीं तो रोटी पकाते पकाते ही उठ के भागे हैं। हमारे घर में भी यही हुआ था। हमारे घर में हमारी माँ जो है हमें बुला रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन बाद में किसी ने कहा कि घर मत जाना, मारा जाएगा, सीधा वहाँ मोर्चे पे जाओ जहाँ पर सारे हिंदू इकट्ठे हुए। तो ये हमने खाना भी नहीं खाया। अगस्त था या उससे पहले? ये अगस्त का महीना था हमारे यहाँ, मेरा ख्याल, क्योंकि बारिशें हो रही थी उस टाइम, बहुत तेज बारिशें थी। तकरीबन अगस्त था, लेकिन 15 अगस्त से पहले की बात है ये। और हम सारे इकट्ठे जो है, एक वो जो भाटिया महल मैंने बताया ना आपको, बहुत बड़ा महल था, तो उसकी छत के ऊपर जो है हमारे सारे हिंदू और सिख परिवार जो है इकट्ठे हो गए,
और किसी के पास कोई हथियार नहीं है। एक ही सिख अंकल थे जो जिनके पास 2 नाली की बंदूक थी, बस उसी से वो डरा रहे थे उनको। और ये जो नीचे लोग जो आए थे जिन्होंने हमारे गांव पे अटैक किया था, उनका एक ही मकसद था जो मैंने खुद महसूस किया है, वो लोगों के घरों से सामान निकाल रहे थे, लूट रहे थे। हमारे घर को आग लगा दी थी उन्होंने, सामान निकाल के आग लगा देते, सब यही करते थे वो। जितना पहले सामान निकालते थे, जो जितनी भी वैल्यूएबल है, गहने हैं, कपड़े हैं या और भी चीज़ें, वो निकाल के लूट लेते थे और घर को आग लगा देते थे। सब जगह हमारे गांव में यही किया उन्होंने। अच्छा, फिर रात हो गई, रात ये वो करते रहे ये। सुबह जो है शुक्र हुआ कि मिलिट्री आ गई वहाँ पर, एक जीप में 8-10 फौज के लोग आए और उन्होंने आके जो है हमें निकाला वहाँ से। तो मिलिट्री इंडियन मिलिट्री थी उस टाइम, तो पाकिस्तान मिलिट्री या इंडियन मिलिट्री अलग नहीं की गई थी। अभी एक कमांडर एक ही था दोनों तरफ। तो उन्होंने किसी ने जाके वहाँ पर, एक्चुअली हमारे फादर साहब जो है ना, वो अपने परिवार को सिक्योर करना चाहते थे। वो मुसलमान जो हमारे पड़ोस में जिसका मैंने जिक्र किया है, उसके घर की छत पे जो है उन्होंने हमें शरण देने की कोशिश की कि वो ये कहकर, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, कि वो चाहते थे कि मैं मिलिट्री बुला के ले आऊँ डस्के से या सियालकोट से, रात में हम मिलिट्री ले आएंगे और सुबह हमें वो प्रोटेक्शन दे के यहाँ से निकाल लेंगे। वो सेफ्टी चाहते थे अपने परिवार की, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वही आदमी हमें धोखा दे देगा। उसने कुछ साजिश की या उसको करने नहीं दिया हमें, हमारे ऊपर हमारे सारे पूरे परिवार के मेंबरों को उसने बंदी बना लिया एक तरीके से। उनके सिर्फ फादर और मैं रह गए थे लास्ट में। सारे घर के मेंबर जो थे वो मोर्चे पे आ गए थे। मेरी माँ, मेरी नानी आई हुई थी उन दिनों में, दादी थी और मेरे भाई थे, बहनें थी। वो सारे मम्मी के साथ जो है ऊपर आ गए वो भाटिया महल में। एक मैं पिताजी को अपने को छोड़ नहीं रहा था। मैंने कहा मैं आपके साथ, मैं कहीं नहीं जाना, आप जब तक मेरे साथ आप नहीं चलो। आखिर में जब वो उनको मारने आए, उनके हाथ में तलवार थी वैसे, उन्होंने शायद मेरा ख्याल 1-2 आदमियों को मारा भी, कत्ल किया। वहीं थे, उसी घर में थे, उसी छत पे थे, उसी छत पे थे मुसलमान की पे। और उन्होंने 1-2 के गले भी काटे हैं। फिर वो ना वो बहुत ही ज़्यादा संख्या थी, 20-25 की थी और ये अकेले थे। तो जब उन्होंने देखा कि अब उनके बचने की उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने मेरे को ना छत से धक्का दे दिया। और मैं था, ये शुक्र है कि मेरे को कहीं चोट नहीं लगी। नीचे जहाँ पर मैं गिरा वहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई थी, अभी ताज़ी मिट्टी को खोदी हुई थी। तो मैं उसके पास ऊपर जाके गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। बस रोता रोता मैं भी जो है ना रात को गलियों से घुसा अपना वो जो महल था ना, भाटिया महल, उसको ढूंढ के मैं भी ऊपर चला गया रात में। फिर मैं सारी रात रोता रहा। मुझे यही था कि मैं अपने पिता को क्यों छोड़ के आ गया, मैं अपने पिता को क्यों छोड़ के आ गया। अब मेरे घर के सारे हैरान कि चुप हो जा, वो कोई ना रोए। मैंने, क्योंकि सीन तो मैंने देखा है, मेरा शायद लगाव भी ज़्यादा था उनसे। मैंने कहा मेरे जब तक पिता नहीं आ गया मैं चुप नहीं होऊंगा। अच्छा, वो रात तक नहीं आए, सुबह तक भी नहीं आए। फिर मेरे 2 वर्षन है, मेरे जो रिश्तेदार बड़ों ने कहा, मेरे शायद किसी रिश्तेदार ने ये बताया कि सुबह जब वो हमारी हवेली में, उस मिलिट्री में ना एक मेरी चाची का कोई कज़न आ गया था, वो फौजी था। उसको लेके हम हवेली की तरफ पिताजी को ढूंढने आए ना, तो उनकी लाश पड़ी मिली थी। उनके तहमत बांधते थे वो उन लोग और पगड़ी बांधते थे। तो उसमें दोनों जगह पे उन्होंने अपने घर के गहने छुड़ाए थे, माँ के। वो गहने वहने सब लूट लिए थे उन्होंने और नंगे पड़े हुए थे। अच्छा, कई कहते हैं कि शायद उनको छोड़ दिया हो, मुसलमान बना दिया हो, तो उसकी तो नहीं है। वो ऐसे ब्राह्मण कभी भी अपना धर्म तो छोड़ेगा नहीं। तो क्लियरेंस नहीं मिली, ना ही पिताजी मिले ना ही क्लियरेंस मिली, कुछ नहीं। आज तक ये भ्रम ही रहा है कि उनके साथ क्या हुआ। बॉडी भी नहीं मिली ना, वो जलाने के टाइम मेरी सिर्फ बड़ी बहन गई थी उस मिलिट्री वाले के साथ और चाची गई थी। अब 2 लेडी क्या करती, वो कहाँ जलाती वो। और वो भी आदमी जो था मिलिट्री वाला, वो कहता 5 मिनट में वापस चलो, नहीं तो आप मेरे साथ आप भी कत्ल हो जाओगे।
तो इस तरह से वो कुछ नहीं, वो लाश को वहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं कर सके, उनका कुछ अंतिम संस्कार नहीं कर सके वो। नहीं तो हमारे घर में जो है घी के पीपे पड़े हुए थे, सब कुछ है, उनकी बॉडी पर डाल के हम कुछ कर सकते थे, लेकिन कोई घर का मेंबर था ही नहीं इतना बड़ा। और उनकी उम्र क्या थी, 35-36 साल, यंग थे बिल्कुल, फर्स्ट क्लास हेल्दी बॉडी शानदार थी। अब 35-36 साल का आदमी क्या होता है तो पूरी जवानी आपका थी। परिवार और काफी सारे और हिंदू सिख जो उस हवेली में अब इकट्ठे हो गए उसमें हैं, और सिर्फ एक दुनाली है जिससे उनको डराने की कोशिश की जा रही है, बस बस इतना ही था। बस बस वो उनका मेन मकसद था इस कितना गाँव दूर था वो गांव से वो हवेली? नहीं, गांव के बिल्कुल सेंटर में थी। अच्छा, गांव में ही थी। हाँ, और गुरुद्वारे के साथ लगती थी वो, जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे के सामने हमारा एक हिंदुओं का छोटा सा मंदिर भी था वो। और उसके साथ जो है एक जो गांव का जो लंबड़दार था, सरदार, उसका घर था। और ये जो जहाँ पर मोर्चा लगा हुआ था, हिंदुओं के इकट्ठे हुए थे, ये कोई भाटिया महल कहते थे, इतना मुझे याद है, नाम भाटिया महल था। और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो, बहुत बड़ी। वो ना होती तो शायद हमें भी कत्ल कर देते, उसने बचाया हमें रात को। उसमें वहाँ पर मैंने बस एक देखा था, एक सरदार साहब ने ना अपने आप को तो घी डाल के या तेल डाल के हत्या कर ली थी अपनी, कि मैं किसी मुसलमान के हाथ नहीं लगूंगा। तो उनको जब जल रहे थे ना, मैं तो उनको मैंने देखो तड़फ रहे थे बेचारे। तो ये सीन आपने अपनी आंखों के हाँ, सामने ये देखा? आखिर है, सबसे पहले मैंने वही देखा जब मैं आया ना मोर्चे पे। और मैं उनके मांस जलने की इतनी बदबू आ रही थी उस टाइम, वहाँ मैं डर गया था कि मैंने कहा जरूर ये वो इसीलिए अपने आप को आत्महत्या की है उन्होंने, कि मैं मुसलमानों के हाथ में। लोगों ने, जहाँ तक मैंने सुना है, जितनी जवान लड़कियाँ थी खुद अपने हाथ से उनके गले काटे हैं कि मुसलमानों के हाथ में ना लग जाए। नहीं, महिलाओं में कुछ लोगों से उन्होंने खुद अपनी बेटियों को, हाँ, मारा है, बहनों को बिल्कुल मारा है, बिल्कुल। और मैंने क्योंकि सुना भी है। वो मारना शायद आसान होगा कि उनके हाथ आके तड़प तड़प के मरना। खुद को आग के हवाले किया ताकि बर्बरता वाली जो मौत है वो उनको ना मिले। ना, तो इसी बीच सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई अगली, फिर क्या हुआ? जब मॉर्निंग हो गई तो हमने देखा कि एक छोटी सी टुकड़ी मिलिट्री की आ गई है जीप लेके, और शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट में पता चल गया होगा कि वही इस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। तो हमें भी वो निकाल के ले गए। और सबसे पहला जो हमारा कैंप लगा वो था डस्का, जो हमारा उस टाइम तहसील का ना, वही एक बड़ा टाउन था जहाँ पर हमें वो छोटे छोटे टेंटों में जगह दे दी थी। वहाँ ऑलरेडी इसका मतलब उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था कि रिफ्यूजी जो आएंगे उनको वहाँ। तो वहाँ पर कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से भी हमें उन्होंने हटाया। और एक रावी से पहले एक शहर है, शायद पसरूर नाम था या क्या, मैं एग्जैक्टली नहीं पता। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था अंग्रेज़ों का बना हुआ, हमें वहाँ रखा कुछ दिन। और उसके बाद जैसे ही गाड़ियाँ मिलती गई, माल गाड़ियों में हमें फिर डेरा बाबा नानक ला के छोड़ देते। अच्छा, उसके बाद जो है वहाँ पर जो हमने दृश्य देखा वो बड़ा भयानक था। वहाँ से हमारे बाद जो है जितनी गाड़ियाँ आई हैं वो सब खून से रंगी हुई थी। वो उन्होंने क्या किया था, रावी के पास रोक के सारे हिंदुओं को काट काट के भेज रहे थे। और यहाँ पर वो ड्राइवर जो था, अब पता नहीं कौन सरदार था या मुसलमान था, कौन ड्राइवर, वो हमारे बाबा नानक में आके छोड़ देता था गाड़ी। तो ऐसे 2-3 गाड़ियाँ आई वहाँ से, जहाँ तक हमें पता है। फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान ने भी फिर ऐसे किया, जब गाड़ी मुसलमानों की उधर जा रही थी तो उनको भी काट काट के फिर भेजा, तब जाके ये सिलसिला रुका था। लेकिन ये जो कत्ल करके गाड़ियाँ भेज रहे थे, ये तो मैंने खुद देखी है, क्योंकि हमें जो जगह दी थी ना, वो बिल्कुल पटरियों के पास दी थी, लाइनों के पास। हम 3-4 दिन वहीं रोटी बनाते थे, हमारे घर के लोग, और वहीं खाते थे, वहीं सोते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ एक गुरुद्वारा था उस पास ही में, डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा कहते हैं उसको।
लेकिन हमें वहाँ जगह नहीं मिली। हम जो है लाइनों के पास ही थे कि कोई गाड़ी मिल जाएगी, लाइनों के पास रहेंगे तो गाड़ी मिल जाएगी, तो हम जो है अब बड़े किसी शहर अमृतसर था उसके पास, वहाँ आ जाएंगे। फिर पता नहीं क्या, खैर हमें हमारे जो बुजुर्ग थे हम आ गए। तो मतलब ये जो सीन था, दृश्य था, वो आंखों के सामने था, गाड़ी तो आ रही है हाँ, और उसमें से खून जो है टपक रहा है। जो डब्बे थे ना उनमें से खून, वो तो मैंने खुद देखा है, खून पूरा काट काट के भेज रहे थे, किसी को भी जिंदा नहीं कर रहे भेजा। 2-3 गाड़ियां तो ऐसी हुई है। और फिर हम अमृतसर आ गए। उसके बाद जैसे ही हमारी गाड़ी हम आए ना, तो वहां से जो पिछली गाड़ियां आई ना, वो कहने लगे अच्छा वो आप लोग पहले आ गए, वहां तो इतनी बाढ़ आ गई है। उन हरामजादों ने कोई बांध तोड़ दिया था रावी का, अच्छा। ताकि ये जो जितने भी ये रिफ्यूजी हैं इनको बहा दिया जाए पानी में। बारिशें थी, वो पूरी बाढ़ आई हुई थी रावी में, मानसून चल रहा था इंडिया में, तो रावी तो पूरी फुल जवानी पे थी उस टाइम। उन्होंने कोई पता नहीं कौन सा बांध तोड़ के ना पूरा डेरा बाबा नानक में फ्लडेड कर दिया था, ताकि ये ऐसे ही मर जाए पानी में डूब गए। तो इस तरह से हम बच गए वहाँ से। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इतनी बर्बरता मुझे नहीं लगता संसार में, क्योंकि हमने बाद में भी स्टोरियां पढ़ी हैं लोगों के और भी। देखिए, सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन था ये, जो ऐसा कोई जनता का इतिहास था, हुआ नहीं कि इतना बड़ा माइग्रेशन। कि 1.5 करोड़ लोग लगभग जो है वो इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे हैं। मतलब एक इंसानियत के मुंह पे एक तमाचा था। इंसानियत को इन्होंने मतलब जलील किया है। इंसानों को इंसान होने के ऊपर जो है शर्मिंदा होना चाहिए कि भगवान ने हमें इंसान बनाया क्यों है। इसका मतलब है कि कूट कूट के जिन लोगों ने ये पाप किए हैं, कूट कूट के उनके अंदर नफरत भरी हुई थी, जो अब उजागर हुई थी। नफरत बहुत थी, लेकिन बड़े अच्छे एक्टर थे, उन्होंने छुपा के रखी हुई थी। जो नंगा नाच उन्होंने तब किया जब पार्टीशन हुआ, ये किया है। और अब क्या बताए, फिर वो कह गए जाते हो गई। मतलब हमारे संस्कारों को हमें ये सिखाया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कृष्ण भाग दुख भाग भवे। हम तो ये करते हैं, हम तो पूरे संसार को वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। ये सारा परिवार हमारा है पूरा। वो एकदम से जो उजागर हुई, हाँ। और जब नफरत की आंधी चली तो उसने कुछ नहीं देखा। ना औरतों के साथ जो हो रहा था उसी को रोकने के लिए वैसा ना हो, हिंदुओं ने या सिखों ने अपनी ही बहू बेटियों को मारा, क्योंकि उनके हाथ लग जाते तो उनके साथ जो है क्या व्यभिचार करते, गैंग रेप करते, क्या क्या करते हमें पता नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने यही सोचा कि हम अपने हाथ से ही कत्ल कर दें इनको, ताकि उनके हाथ ना लगे। अच्छा, जो और भी जवान बेटियां थी उनको तो ले गए थे वहाँ पर, उनको पहले उनके साथ रेप किए उन्होंने, गैंग रेप किए, उनको फिर मारा उन्होंने। अच्छा, कईयों को बाद में पुलिस गई जाके बचा के लाई, मिलिट्री गई थी वहाँ से। जहाँ जहाँ भी एक सर्वे हुई थी पाकिस्तान में भी, कि जिसने भी जो है हमारे हिंदुओं की या सिखों की बेटियाँ रखी थी, सबको निकाल के लाए थे उनको। ये इतने हरामी है। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कोई मुसलमान, हमारे हिंदुओं ने किसी मुसलमान की बेटी को जो है अपने घर में नहीं रखा, उनको पूरी इज्जत दी। अगर ये कोई रह भी गई है, इन लोगों ने उनके साथ व्यभिचार किया है, उनको मारा है, पहले गैंग रेप किए हैं। ये इतनी ऐसी कौम है। इसीलिए मैं चाहता था ये स्टोरी जो है दुनिया को पता चलनी चाहिए कि हमारे लीडरों ने क्या किया। ये कितना बड़ा विश्वासघात जो है हमारे उस टाइम के जो लीडर थे, उन्होंने विजुअलाइज नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर चाहे आपने पार्टीशन, तुम आज़ादी कर रहे हो, तुमने किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी ने होम मिनिस्टर बनना है, तुमने ये नहीं सोचा कि ये लोग जो है जब आपस में मार काट करेंगे और आप न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी, तो हम पहले से इंतजाम करके रखें। इतने लोग, मैं तो उनको नहीं ब्लेम करता, मैं जितना ब्लेम अपने लीडर्स को करता हूँ। अभी तक मेरे दिल में ना नफरत है, जो लोग उस टाइम लीडर थे हमारे और उन्होंने बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उनको सिर्फ एक खुमारी चढ़ी थी, एक नशा था, हम आज़ाद हो रहे हैं। अरे ऐसी आज़ादी को थूको, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी आज़ादी पे।
मैं बताऊं, आपको सही बताऊं, मैं जब छोटा सा था अभी, जब हम हिंदुस्तान में आ गए, तो मैं जितने भी ये हमारे जो पड़ोसी थे ना, सारे डेजा गाजी खां मुल्तान के ज़्यादा लोग थे, उन्हीं के साथ हम रहे हैं कैंपों पे। मतलब यहाँ तक भावना थी हमारे बुजुर्गों में कि इन्होंने कोई हमारी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, हमारी बहू बेटियों के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरे 5 भाई भाई बहन हैं, उनको अनाथ किया इन्होंने, मेरी माँ को विधवा किया, वो पूरे जवानी में विधवा हो गई और आखिर तक उसने कितनी स्ट्रगल की होगी हमें। मैं आज ऑफिसर बना हूँ, ये मेरी माँ का त्याग है। मेरा भाई जो है फिल्म डायरेक्टर है, उसका त्याग है। उसने कितनी मेहनत की होगी हमें ऊंचा शिक्षा देने की, किस किस के नफरत सही होगी। और ये सब का ब्लेम मैं करता हूं इन लोगों ने जिनको जो है ये पदवियां चाहिए थी। उफ, कई बार रोना आता है भाई। मुझे तो, मैंने आपसे जब फोन में बात करना था ना, तो मैंने आपको एक चीज कही थी, मैंने कहा मुझे बस एक ही गम है पूरी जिंदगी, और रहेगा मेरे मरने जब तक मेरे को जलाया नहीं जाएगा, कि मैं अपने पिताजी को बचा नहीं सका। क्यों? कि मैं बहुत छोटा था, जवान होता तो मैं भी जो है ना, अब चाहे मैं खुद कत्ल हो जाता, सालों को खत्म करता जो मेरे पिता पे ऐसे उंगली उठाए। मतलब उसका कोई कसूर, उसका एक ही कसूर था कि वो हिंदू था। कमाल है, इसलिए आप उसका कत्ल कर रहे हो क्योंकि वो हिंदू है। उसने तुम्हारे साथ जो है अच्छा व्यवहार किया, आज तक एक अच्छा पड़ोसी बन के दिखाया है, इसलिए आप कत्ल कर रहे हैं। और मजे की बात देखो, हमें अपने पिता की कत्ल के, हमने जितने भी मकान जो हवेलियाँ छोड़ के आए हैं, कोई मुआवजा नहीं मिला। किसी इस देश के किसी लीडर ने हमारी माँ को नहीं पूछा कि बहन तेरे को क्या चाहिए, तेरे बच्चों को हम पालेंगे, किसी ने नहीं पूछा। जो कुछ किया हमने अपनी मेहनत से। मेरा सबसे पहले, जब मैंने अमृतसर में था, तो सबसे पहले मेरी एम्प्लॉयमेंट पता क्या थी? ईंटें ढोनी। मैंने ईंटें ढोई हैं। 8 साल का बच्चा ईंटें ढो रहा है, जो मकान टूटे थे। और मेरा क्या था, मेरी माँ को 1 रुपया मिलता था, मेरे को 8 आने मिलते थे। ये किया था ये हिंदुस्तान के नेताओं ने। आपने कुछ ऐसा भी बताया था कि कुछ लाशों के ट्रक भी थे जो हाँ, कि आपके सामने से जिस जा रहे थे। बिल्डिंग में हम ठहरे हुए थे, जिसको हम पंजाबी में जंज घर कहते हैं, और साउथ इंडिया में कल्याण मंडपम कहते हैं, कम्युनिटी हॉल समझ लो। तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी ना, तो वहाँ हम बच्चे लोग जो है, मैं मतलब हमारा परिवार और मेरी मासी का परिवार, हम इकट्ठे ही, हमें वो कमरा दे दिया उन्होंने, हॉल सा। मेरी मासी के जो हस्बैंड थे, मतलब मेरे मासड़ जी, उनको भी कत्ल कर दिया था। उनके जवान बेटा जो था 18 साल का, उसको भी कत्ल कर दिया था इन्होंने। वो वजीराबाद रहते थे, और इधर से मेरे पिताजी को भी कत्ल कर दिया। मतलब दोनों बहनें विधवा हो गई। और हम वहाँ इकट्ठे अमृतसर में रहते थे, तो वहाँ खिड़की से झांकते थे ना, जब हम दुर्गाना मंदिर के पास ही बना हुआ, कि आपने शायद नाम सुना होगा, शायद एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया हिंदुओं का, दुर्गाना मंदिर जो है, उसी के पास ही ये बिल्डिंग है। तो वहाँ से अभी तो पता नहीं मुझे, मैं काफ़ी देर हो गई है अमृतसर गए हुए। मेरा वैसे बीए का सेंटर वहीं खालसा कॉलेज पढ़ता था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मेरा अमृतसर वालों को नहीं पता होगा, वहाँ एक ट्रेन चलती थी कूड़े की। वो छोटी सी लाइन थी और डब्बे थे छोटे छोटे, उसके बाद पूरे अमृतसर का शायद कूड़ा था। उसको लाशों से भर के ले आते थे, लाशें। और ट्रक आते थे, 2-2, 3-3 ट्रक लाशें, और फूली हुई, एक एक लाशें थी फूली हुई, पता नहीं कहाँ से आई, मुझे आज तक नहीं पता कौन थे वो। कूड़े की तरह लाशें कूड़े की ढोई जा रही तरह, थी। कूड़े के ठेलों में। वो जो ट्रेन बता रहा हूँ ना मैं, वो शहर की ट्रेन थी मेरे ख्याल वहाँ की, एमसीडी की। वो शहर का पूरे शहर में उन्होंने ना रेलवे लाइन बिछाई हुई थी, छोटी सी पटरी ऐसी, उसके ऊपर छोटा सा इंजन था कोले वाला, वो चलता था, और बड़ा प्यारा लगता था। उसके डब्बों में ऐसे खुले होते थे, वो ढक्कन वक्कन तो नहीं होता था, लाशें भर के। इसका मतलब है कि अब ये पता नहीं हिंदुओं की थी या किसकी थी।
रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं ना उसको, जो जिसने नक्शे पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लाइन उसी ने तो खींची। ड्रा किया था रेड क्लिफ ने। रेड क्लिफ वो जो सारा आया, और पता नहीं रेड कहाँ से क्लिफ अंग्रेज आया था वहां से। कभी हिंदुस्तान आया नहीं था उससे पहले, उसे नहीं पता इसका ज्योग्राफी क्या है। अब उसने क्या किया, वो इतना पजल हो गया कि मैं करूं क्या। उसने नक्शा उठाया, उसने ऐसे देखा कहाँ पे हिंदू हैं, उसने थोड़ी सी इधर इधर लाइन खींच दी ऐसे। इसीलिए तो हमारी जो लाइन है वो भी किसी होटल में ठहरा डिस्टर्ब हुआ है। था, वहां पर उसने, उसका नाम तो रेड क्लिफ था और रेड लाइन ही डाली थी उसने। है जी। वो तो पता नहीं, वो कहते हैं कि शायद दिल्ली को भी वो पाकिस्तान में दिखा रहा था, कुछ ऐसा ही था। और लाहौर को इंडिया में दिखा रहा था, कलकत्ता दिखा रहा था पाकिस्तान में। वो जो ईस्ट पाकिस्तान बना था, मतलब पागल था। कोई कोई ब्यूरोक्रेट था, लंदन में रहता था वहां के राजा ने, और जाके जा पार्टीशन का ओवरसी करो, मतलब देख रेख अपने, कोई होगा जैसे हमारे IAS ऑफिसर साले, ये तो हरामी होते साले, ऐसे ही वहां पर IPS होगा कोई। तो कहते हैं दारू पी के तो उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। दारू पिया हुआ था, होटल में ठहरा हुआ था जिधर, ये था हमारे साथ मजाक किया गया। मतलब भेड़ बकरियों की तरह। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें भेड़ बकरे ही समझा था इन्होंने, इसीलिए तो कत्ल हुए हमारे। आप मतलब है कोई 1.5 मिलियन लोगों को कत्ल करना, 15 मतलब इतने लोगों को कत्ल करके, लगभग 15-20 लाख लोगों को कत्ल करना, हाँ, और मतलब लगभग 1.5 करोड़ लोगों का 2 माइग्रेट होना। मिलियन कह लो, 1.5 मिलियन या 2 मिलियन लोगों को कत्ल किया इन्होंने, और 1.5 करोड़ लोगों को यहाँ से माइग्रेट किया, उनको उखाड़ा है। कि इनको देखो, हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं ना तो पहले प्लानिंग करते हैं उसकी। इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम अगर ये डिवीजन भी कर रहे हैं, इनको तो नशा चला हुआ था आज़ादी का। और मैं सही बताऊं आपको, आज भगत सिंह, गुरुदत्त और ये लोग, सुखदेव, ये जिंदा होते थे, कभी इन लोगों के लिए अपनी जानें ना देते। तो बात ये थी कि देश का जो बंटवारा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ। जिन्ना साहब ने कहा कि हम मुस्लिम हैं और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी इसी कल्चर, बेस पे। हाँ, हमारे कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, कल्चर और हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है, पहरावा है, सब कुछ अलग है। तो इसी आधार इबादत का पे, तरीका अलग है। तो इसी आधार पे पार्टीशन हाँ। जो है वो हो जाता है, और ये सारी चीजें जो हैं आपने कहा कि ये घटती हैं। और इसी बीच एक और लाइन आती है अच्छा, कि एक चीज मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, कि सदियों से कैसे रह रहे थे वो। अगर सब कुछ अलग था तो सदियों से कैसे मिलजुल के रह रहे हैं। क्वेश्चन करना चाहिए था उसको कि यार सदियों से इकट्ठे रह रहे, 700 साल हो गए थे मुसलमानों को यहाँ आए हुए, 700 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। पूरा मुगल हिस्ट्री आप पढ़ो, तो अचानक ही ये कैसे हो गया कि जी इनका, हमारा धर्म का अलग, प्रार्थना का तरीका अलग है, खाना पीना अलग है, पहरावा अलग है। यार ये ऑल ऑफ अ सडन एक रात में बदल गया। भाई इनका इतिहास देखो ना, लोधी वंश, और ये कब आए थे, मुगलों से भी पहले आए थे, तब से रह रहे थे हम। तो ये बहुत बड़ी चाल थी। अब लोग ये पता है ठीकरा कहाँ फोड़ते हैं, ये फोड़ते हैं अंग्रेजों के ऊपर, लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर। कि लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंग्रेजों की चाल थी कि हिंदुस्तान को यदि डिवाइड किया तो ये सुपर पावर बन जाएगी और हमारे ऊपर साले बदला लेंगे गुलामी का, ये फैला दिया। खैर कहते तो ये भी, वो भी पागल हो गया ये था भी यहाँ के, इन सबके बीच में वो भी पागल हो गया था, वो भी पागल हो गया। उसके अच्छा। ऊपर इतना प्रेशर था। जिन्ना कुछ और कह रहे हैं, नेहरू जी कुछ और कह रहे हैं, तो वो खुद ही होच पोच हो गया था। अभी एक थ्योरी नहीं, स्टोरी बल्कि कहूंगा, एक ऐसे सर्कुलेट हुई उन दिनों में, उसमें जनता जो है वो पिसती रहे। पिसती, मतलब हमें भेड़ ही, मैं कहता हूँ भेड़ बकरी को फिर भी हम कभी प्यार दुलार दे देते, इन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं समझा यार। एक घर में 5-5, 10-10 लोगों को आपने अनाथ कर दिया, बच्चों। तो फिर अमृतसर में कब तक रही फिर आपकी, वहाँ पे आप रहे? मैं एक्चुअली अमृतसर में थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा था, कुछ महीने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे एक्चुअली उन दिनों में क्या था, सारे अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़ना चाहते थे। जहाँ जहाँ भी किसी को पता चलता था ना कि मेरा रिश्तेदार वहाँ पर कैंप में रह रहा है, तो वो या वो आ जाएगा या आप उसके साथ जुड़े, मतलब एक दूसरे का सहारा चाहिए था उस टाइम, सबसे बड़ी ताकत यही थी। तो हमारी जो मेरी बुआ चार थी,
सारे हम जो है एक यूपी में हम एक जगह पे आए, हल्दौर जगह है बिजनौर के पास। तो वहाँ पर सारी मेरी चारों बहुओं के परिवार और हम भी सब इकट्ठे रहने लग गए। तो वो तो टाइम अच्छा था, सारे इकट्ठे अपना दुख दर्द भूल गए तकरीबन। और ख़ासकर जब उनको पता चला हमारे पिताजी नहीं रहे, तो वो थोड़े सिंपैथी से हमारी तरफ भी हो गई उनकी, कि भाई हमारी भाभी जो है वो ज़्यादा उसे परेशानी नहीं मिला है। और छोटे बच्चे हैं उसके, 5 बच्चे, हम सब छोटे छोटे। मेरी जो बहन थी वो 5 महीने की थी, सबसे छोटी बहन, यहाँ रहती है सेक्टरों में। तो मतलब हमें पता चला कि यूपी में, हाँ, वहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार थे, जो हमारे जीजा भी बने बाद में। हमारी सबसे बड़ी बहन थी, उनकी शादी उनसे हुई थी, वो पुलिस में थे, यूपी पुलिस में। अच्छा, तो हमें ये पता चला कि भाई, मतलब जो बुजुर्गों सुना है कि हमारे जब पिताजी जिंदा थे ना, तो वो ऑलरेडी उनसे रिश्ता कर गए थे, मतलब जिसको कहते हैं ना मंगनी था, इतने में पाकिस्तान बन गया। तो उन्होंने कहा जब ये पिताजी की बताइए कि इच्छा पूरी हो जाएगी कि भाई इनकी शादी कर, तो एक तो हमारा इंटरेस्ट था। उन्होंने क्या किया, हमें उधर बुला लिया यूपी में। और ये भी अच्छा हुआ वो, क्योंकि बीइंग इन पुलिस वो हमें प्रोटेक्शन भी देते रहे और कंफर्ट भी, मतलब जहाँ जहाँ से भी मिल सकी थी सहायता वो देते रहे। तो कुछ टाइम तो हम आ रहे। फिर मेरे जो मामा थे मेरे 2 मामा थे, ये सारे रहने वाले थे वजीराबाद, अरे नहीं वजीर, क्या नाम था जिसका नाम फैसलाबाद रखा है, नहीं पहला पुराना नाम क्या था, लैलपुर। लैलपुर। लैलपुर ये आपके जंग के पास ही लगता था। ये एंट्री पॉइंट था पंजाब में आने का, लैलपुर का। लैलपुर की मुझे पूरी याद है अभी तक। बहुत अच्छा था शहर। और जहाँ हमारा घर था ना, पास में एक नहर थी, और नहर के पास ही स्टेशन था। हम स्टेशन को इंजन की सीटियाँ सुनते रहते थे, बड़ा अच्छा था, शॉपिंग भी अच्छी थी। तो वो जो छोटे मामा थे वो वहाँ थे, वो पंजाब में शायद उनका कोई ड्राइवर का काम था, बसें रखी हुई थी उन्होंने अपनी। उन्होंने फिर हमें दिल्ली बुला लिया, तब से हम दिल्ली। ठीक। तो जो आपकी एजुकेशन रही वो पंजाब से हुई, मतलब अमृतसर से हुई? एक्चुअली नहीं हुई तो दिल्ली से है ज़्यादातर। हमारे फौज में क्या होता है, हमें एक प्रिविलेज होती है कि जब हम वर्दी में होते हैं तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया की में हम दाखिला ले सकते हैं। स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल जो आपका। स्कूल तो मेरी स्कूलिंग सारी मेरी दिल्ली में हुई। अच्छा, दिल्ली में हुई। हाँ, डीएवी हायर सेकेंडरी मैंने डीएवी स्कूल दरेगा जैसे की थी। ठीक है। उनका हॉस्टल था, मैं 10 साल तो हॉस्टल में रहा हूँ डीएवी के। ये अच्छा हुआ कि मुझे हॉस्टल मिल गया था और कोई फीस नहीं। तो उस टाइम मतलब जैसे हम आए थे, तो जो आर्य समाज के लोग थे ना, ये वेलफेयर माइंडेड है, इन्होंने बहुत सेवा की। कई ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें आर्य समाज आगे आई थी, जितने भी अनाथ बच्चे थे उन्होंने मतलब उनको। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे बताइए, आरएसएस का क्या रोल था? कोई रोल नहीं था। आरएसएस तो मतलब है कि व्हाट शुड आई से, हमें बचाया है कि सरदारों ने। मैं बताऊँ आप, सरदार टक्कर देते हैं कहते हैं, मैंने सुना नहीं, मैंने सीरियलों में देखा है या इनके में कि आरएसएस ने जो है मुसलमानों को से टक्कर ली और बचाया। मेरा ख्याल है निकाला लोगों को वहां से। हाँ, हो सकता है, हो सकता है कुछ योगदान। हाँ, शायद किया हो, मुझे ज्यादा। लेकिन जो मेन जो आमने सामने की टक्कर थी वो सरदारों की, वो सरदार और मुसलमानों की एक वो थी। हिंदू तो थोड़ा सा स्वभाव में भी थोड़ा पोलाइट होता है, और आई थिंक वो इतना कट्टर भी नहीं है कि वो तलवार उठा के सामने से। आरएसएस का इतना मैंने सुना है कि जब पार्टीशन हो गया ना, तो जो हमारी बहू बेटियां थी ना, जो मुसलमान रख ली थी, उनको निकालने का काम आरएसएस वालों ने किया। ये काम अच्छा किया। लेकिन कहाँ तक सच है पता नहीं मुझे, किया होगा, क्योंकि इनके पास फोर्स बहुत बड़ी है। आरएसएस का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं खुद शाखाओं में जाता रहा हूँ। अच्छा। थोड़ी देर, फिर वो सुबह सुबह तंग करे, 5:30 बजे आ गया, सतपाल खड़ा हो जा। और फिर मैं फौज में चला गया, जान छूटी मेरी। तो अभी क्या लगता है, कभी ये सरहदें खत्म होंगी या ऐसे ही चलता रहेगा? नेवर।
मतलब खैर अब तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, कोई था थोड़ा बहुत और बच गया है, लेकिन इवन आप भी खुद भी अपनी लाइफ में देखोगे, सो लॉन्ग यू आर अलाइव, ये नफरत और बढ़ेगी, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक लाइन आती है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर ये लाइन एक बार खिंच गई तो फिर सदियां लग जाएंगी, सदियां मिटेगी लग नहीं। ये लाइन नहीं मिटने वाली, ये बिल्कुल नहीं मिटने वाली। मतलब इतना रेडिकलाइजेशन हो गया है मुसलमानों में, इतना आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में रेडिकलाइजेशन हो गया। ये जो हिंदुस्तान में जो पार्टीशन के बाद मुसलमान यहाँ रह गए थे ना, दे वर वेरी डोसाइल, वेरी पोलाइट, वेरी मतलब जिसको फ्रेंडली कहते हैं। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देख लो आप, वर्ल्ड की मैं कह रहा हूँ, इंडिया की नहीं, कि किसी ने भी 4 दिन में नहीं खाता। 4.5 साल हो गए, रशिया यूक्रेन अभी तक लड़ रहे हैं, इसराइल और ये लेबनान अभी तक लड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान की कितनी लंबी लड़ाई चली है, 2-3 महीने तो मुझे भी याद है। अरे 4 दिन में लड़ाई खत्म कर, मतलब कि ये नहीं होने वाला ठीक। आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया और हम इसको थोड़ा एंड की तरफ लेके चलते हैं। तो अगर हम मूल 3-4 कारण माने पार्टीशन के, तो वो क्या रहे? 3-4 कारणों में सबसे पहले मैंने जैसे पहले भी टच किया इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा। एक तो देखो जो ब्रॉडली जो पब्लिक डोमेन में इन्होंने जो बात फैलाई है वो यह है कि इट वाज प्योरली ऑन रिलीजियस बेसिस, रिलीजन पे, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री कहती है कि रिलीजन पे आज तक किसी देश को नहीं बांटा गया। और रीज़न हो सकते हैं लेकिन रिलीजन पे कभी नहीं। लेकिन इंडिया में ये हुआ है, रिलीजन के बेस पे टुकड़े किए गए। वैसे तो इंडिया के 25 टुकड़े हो चुके हैं, पता है आपको, 2000 साल में 25 टुकड़े हो चुके हैं हमारे देश के। और इन थोड़े से इसमें तो पता नहीं मेरा 7 या 8 हुए देश 600-700 साल में। 2000 साल में तो 25 हुए। ये सारा हमारा था, राइट फ्रॉम ईरान से लेके और पूरा जावा, सुमात्रा, लंका, नेपाल, दे वर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। खैर एनीवे, अब तो खैर छोटा सा ही रह गया, अब इसके भी शायद हो जाए तो बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो एक तो धर्म हो गया, नंबर रिलीजन हो गया। सेकंड था कि दे से that it was a big conspiracy hatched by Britishers because they never wanted to see India becoming a strong nation. Reason being कि if it becomes so, then it will try to dominate the European countries. ओके। अच्छा, एक तो ये रीजन था। अच्छा, ये सेकंड है। थर्ड विच इज इन सर्कुलेशन प्रेजेंटली, वो कहते हैं कि ये अमेरिका की चाल थी, अमेरिका की। कभी नाम नहीं सुना होगा कि अमेरिका बीच में कैसे आ गया। अमेरिका कहां से आ गया, अभी तक नया पॉइंट है ये। अमेरिका जो था, आपको पता है कि इमीडिएटली आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद जो है 2 ग्रुप बन गए थे, एक कम्युनिस्ट ग्रुप और एक ये अमेरिकन, रशियन, सोवियत यूनियन कहते थे जिसको। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई और देश उसके सामने आके खड़ा हो जाए, और वो एक ही देश था जो इंडिया था, वो खड़ा हो सकता था। इसको वो पनपने नहीं देना चाहता था, वो इसको इतना महान नहीं करना चाहता था कि वो उसको जो है टक्कर देने लग जाए। और दूसरा उसका रीज़न था, ये चाहता था कि इंडिया मेरी मार्केट बनी रहे, जो बाद में ऑफकोर्स नेहरू की पॉलिसी वो जो रशिया की तरफ ज़्यादा हो गई। ये तो अपनी पूरी मार्केट बनाना चाहता था अमेरिका, कि सारे हथियार मेरे से खरीदो, सारे जहाज खरीदो मेरे से, सारी पनडुब्बियाँ खरीदो मेरे से। वो फिर पता नहीं कि खैर नेहरू की पॉलिसी ये अच्छी रही कि उसने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था NAM, निरपेक्ष ग्रुप जो इसको कहते हैं। उसने कहा भाई आई विल नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक, ना रशियन ब्लॉक ज्वाइन करूंगा ना ये अमेरिकन ब्लॉक ज्वाइन करूंगा, आई विल रिमेन नेटिव। इन्होंने एक ग्रुप बना लिया था 4-5 लोगों ने, आपको याद होगा, शायद पढ़ा भी होगा। नासेरी और योगोस्लाविया का वो था, एक सुकर्नो था, नासिर था इजिप्ट का,
और तीसरा ये और यूगोस्लाविया के जो इन्होंने एक 4-5 लोगों ने ना ग्रुप बना लिया कि भाई हम ये सारे मेंबर बन गए थे निरपेक्ष ग्रुप के नेहरू के साथ। तो अमेरिका की ये फेल हो गई। अच्छा और जो लास्ट जो रीजन मैं बताता हूँ, लास्ट तो नहीं है, लास्ट तो मैं आऊँगा अभी, कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, दे नेवर वांटेड टू गिव अस फ्रीडम so easily. They never wanted to serve this freedom on a platter कि भाई ये केक है खा लो आप। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान को ना ये ब्लीड करे, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये आसानी से नहीं मिलने वाली, इसलिए उन्होंने पार्टीशन करवा दिया कि मारो काटो। इसका मतलब उनकी सहमति थी मार काट में भी, अंग्रेजों की जो मार काट हुई है उनकी भी रजामंदी होगी तभी तो हुआ ये। लॉर्ड माल्टन यही था ना उस टाइम, और हमारा जो कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री था वो भी तो अंग्रेज ही था उस टाइम। क्यों होने दिया उसने इतना? खैर, और जो लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो र्यूमर है, 5वां रीज़न बता रहा हूँ मैं, 4-5 रीज़न बताए, वो ये था कि नेहरू और जिन्ना ये दोनों आदमी ओवर एम्बिशियस थे। ओवर एम्बिशियस समझते हैं ना, महत्वाकांक्षी जिसको कहते हैं ना, परम महत्वाकांक्षी, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनना है हमें, ये भी। अगर जब वहाँ कंपटीशन ना होता, एक ही आदमी के होता ना, तो फिर पार्टीशन नहीं होना था। ये दो खड़े हो गए ना। अब महात्मा गांधी दोनों को जो है बचाना, खुश कर रखना चाहता था। तो ये भी मेरा ख्याल तो यही है। ये जो कारण थे, इन्होंने भारत के टुकड़े किए और फिर बना अच्छा हाँ, एक और रीजन है, एक और रीजन है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा कन्विंसिंग है और लॉजिकल भी है। वो रीजन ये है, आपको याद होगा उस टाइम जो इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर था वो था मिस्टर एटली। और एटली की जो एक्टिविटी, उसका इतिहास पढ़ो ना, तो वो ही वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ इंडिया कि भाई इनको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए यार। मतलब सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता जैसे किसी के प्रति जो आपका स्नेह हो जाए, तो वो इंडिया को बहुत लाइक करता था। और कुदरती वो प्राइम मिनिस्टर बन गया उस टाइम वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। एक तो ये रीज़न था, और सबसे बड़ा रीज़न था कि अंग्रेजी जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, 74 देश इनके अंडर थे उस टाइम, लेकिन सेकंड वार में सब खत्म कर दिया। और बाद में कुछ देश बाद में आज़ाद हुए, इनके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि इंडिया को संभाल सके। इंडिया को चलाना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा भागो यार यहाँ से, जान छोड़ाओ। खर्चा बहुत हो गया। ये भी ठीक है, ठीक है। तो बाकी जो मुद्दे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के, कश्मीर हो गया, पीओके हो गया, ये तो पता नहीं इनका तो क्या भविष्य होने वाला है। पीओके तो अब हमें नहीं पता कि ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की बदनीयती तो पक्की झलकती है ना, कि उन्होंने पहले ही सोचा था कि हम ये करेंगे। भाई इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन आपने ये शुरू कर दिया। अब पार्टीशन कितने दिन हुए थे? 2-3 महीने ही हुए थे। अगस्त में पार्टीशन हुआ और नवंबर में आपने शुरू कर दिया ये 47 की। तो जो हरि सिंह थे वो क्यों कंफ्यूजन में थे तब तक? मैं बताऊं आप। और ये हिंदू राजा, राजपूत, डोगरा था ये, वैसे राजपूत कह लो या जो भी है। तो ये एक घमंड में था कि मेरे को कोई नहीं हिला सकता, हाँ जी, मैं अकेला देश बना के रहूंगा अपना। कश्मीर का एक अलग देश मांग रहा था वो, ये सोचा था। अच्छा, एक चीज अच्छी हुई हमारे लिए जो पाकिस्तान ने की है, जो अटैक कर दिया था पीओके में। उससे पहले बाकी रियासतें तो अपना मन बना चुकी थी, जिसको हिंदुस्तान में जाना है, जिसको पाकिस्तान में, वो तो हो ही चुका था उससे पहले। तो नहीं, ये कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ आपने बंटवारा करना ठीक है, लेकिन ये पीसफुल होना चाहिए था ना। ये पीसफुल नहीं हुआ। हमें यही दुख है, आपने क्यों मरवाए लोग, बेकसूर लोगों को मरवा दिया। ये कहाँ की नीति है? अरे यार, एक आदमी कहता है यार जेल ले ले, अब एक आदमी मेरे रास्ते में कहता है जो कुछ माल है निकाल देते, बेटर साला निकाल के दे दो, अपनी जान तो बचाओ।
जब वो सारे हिंदू देने को तैयार है, यार हम चले जाते हैं, हमें जाने दो, बख्श दो, तो जान बख्श देनी चाहिए, मारना क्यों है यार। चलिए थोड़ा हम एंडिंग की तरफ आते हैं इसके। तो आप आर्मी में, सॉरी, डिफेंस में भी रहे हैं, एयरफोर्स में, तो कभी बाद में मौका नहीं लगा कि अब तो आप थोड़े अच्छे सरकार में, मतलब अब पदवी पे हैं आप, तो कभी फिर से जाके अपना घर बार थोड़ा सा देखा जाए, वो हवेली देखी जाए जहाँ पे अंतिम जो दिन थे वो रहे, कुछ ऐसा मौका लगा कभी? एयरफोर्स में हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, इसको तो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, कि हमारी दोस्ती, वो एक है ना, हर एयरफोर्स हवाई अड्डे पे ना एक गार्ड रूम होता है। गार्ड रूम जो है वहाँ पुलिस वाले होते हैं, हमारे एयरफोर्स पुलिस, आने जाने पे नजर रखना हुआ, तो पूरी सिक्योरिटी है। तो कहते हैं एयरफोर्स में एक कहावत है और बिल्कुल सही है कि हमारी दोस्ती सिर्फ वो गेट तक होती है एयरफोर्स उसके बाद तू कौन मैं कौन। अच्छा, अब आपने कहा कि कभी दिल करता होगा ना, तो वो आदमी, वो भी हमारे साथ बूढ़े हो गए, वो भी रिटायर हो गए, कई ऊपर चले गए होंगे, बहुत सारे हैं जी। तो अब वहां जाके किसको देखेंगे? कोई नए लोग आए हैं, वो कहेंगे आप कौन हम कौन है जी। तो वो टाइम गैप बहुत ज्यादा हो गया लेकिन है। जो हम पाकिस्तान में अपनी यादें छोड़ के आए हैं, वो तो, हाँ, हालांकि वहाँ कोई किसी ने और ने मल मार दिया होगा, लेकिन एक अपनी भूमि से जहाँ आदमी इंसान जन्म लेता है, उससे तो प्यार रहता ही है। तो मेरा सवाल वही था कि आपकी भूमि है, आपने वहाँ पे, आपके दादा परदादा वहीं पे रहे हैं और आपने भी 7-8 साल वहाँ पे बिताए हैं, तो एक लगाव तो रहता ही है। बचपन बीता है, बचपन आपका वहीं पे बीता, तो एक लगाव तो रहता ही है। कूदे और शरारतें की हैं बहुत तो बाद में ऐसा कोई आपका, या ना तो मन किया, और मतलब ऐसा कुछ जाने का आपका बना नहीं कि अपनी जगह ही देख के आ जाए, अपना गांव देख के आए? पहली बात तो यह है, पाकिस्तानी किसी फौजी को जो है पसंद ही नहीं करते हैं। अच्छा। इंडिया के फौजी को, उनको जब पता चलेगा एयरफोर्स का आदमी, तो साले पहले ही वो वीजा ही नहीं देंगे मेरे को। तो मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद तो वो ऐसा कोई जुगाड़ बना ही नहीं। फिर मेरा भाई है, वो फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से ग्रेजुएट है, वो फिल्म अपनी पहले भी डायरेक्शन का कोर्स किया था उसने, और कई फिल्मों का डायरेक्शन भी की है उसने। अब तो उसका लड़का है, कर रहा है। तो उसको मैंने कहा यार कि उसका साला पंजाब पुलिस में कोई डीजीपी है, कोई डीएसपी, पता क्या क्या है। कहता भाई साहब और किसी देश का कहो तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ, ये पाकिस्तान है जी, इन्हें बेटर ना जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। कहता वहाँ कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ आपके साथ अन्याय कर दे, कुछ कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, और ना ही आपको कोई जब बचाने वाला हो। हिंदुस्तान से तो कोई उम्मीद मत कर को, कोई आपको कोई लीडर आपकी फेवर करेगा यहाँ पर, तो बेटर है इस आइडिया को छोड़ दो। तो फिर मेरे दिमाग में आया यार, कम से कम मेरी स्टोरी तो किसी को पता होनी चाहिए। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपनी आने वाली जनरेशन जो आगे है उनके लिए कुछ छोड़ दूँ कि हम कैसे आए वहाँ से, किसी को तो पता होना चाहिए, नहीं तो सारा कोई लिखता है। हालांकि मैं खुद राइटर भी हूँ, मैं इंग्लिश में एक नावल भी लिख रहा हूँ, मतलब यही अपने मेमोयर्स कहते हैं उसको, तो उसको भी मैंने भेजे है अपने छोटे भाई को। वो चाहता था कि मैं इसके ऊपर फिल्म बनाऊँ एक मेरे ऊपर। ये मेरे दिमाग में आया कि मैं एक, आपको शायद याद होगा या आपने गए भी होंगे, अमृतसर में ना एक पार्टीशन म्यूजियम बना है। अमृतसर में जो ये गोल्डन टेम्पल है ना, वहाँ इनको जगह मिली है। कोई मिसेस देसाई है, नाम बड़ी मशहूर है वो, उसने इनिशिएटिव लेके एक प्राइवेट म्यूजियम, जितने भी वहाँ से रिफ्यूजी आए ना, उनकी स्टोरियाँ उसने रिकॉर्ड की हैं। अच्छा। लेटर्स भी रिकॉर्ड किए हैं, उनके जो चीज़ें वहाँ से वो लेके आए हैं एज ए सोविनीर, उनको वहाँ रखा भी एज ए गिफ्ट। मैं भी, हमारे घर में भी एक बाटी आई हुई है पाकिस्तान की। अच्छी क्या है, मेरी जो बहन थी ना वो बहुत छोटी सी, उसके लिए पता नहीं माता जी ने खाना लेके आ रही थी, रास्ते उसको भूख लगी, बहुत छोटी गोद की थी, उसको गोद में मैंने भी खिलाया, वो पता नहीं कैसे आ गई हमारे साथ। मतलब और कुछ भी नहीं आया, जो भाई औरतों को 2-2 कपड़ों में, तीसरा कपड़ा दुपट्टा भी नहीं लेने दिया है ना हरामजादा ने। मतलब ऐसे भी है ये, जान बच जाए बस वही बहुत है, जान ही बच जाए, जान बचा के भागे थे बस। मैं बताऊं जी, मेरे बुजुर्गों, मैंने नहीं देखा, मेरे बुजुर्ग तो कहते थे औरतों के ना ये जो ब्रेस्ट होती है ये काटी उन्होंने, बच्चों को अपने वो जो भाला होता है जिसको आप
लैंसर कहते हैं, भाले की जो नोक होती है उसके ऊपर बच्चे को ऐसे टांग के ऐसे हिंदुओं के काफिले को दिखा रहे थे, देखो तुम्हारे बच्चों के साथ हम ये कर रहे हैं। मतलब इंसानियत इतनी गिर गई थी, आप कंबोजी अंदाजा नहीं लगा सा। आप तो पैदा ही नहीं हुए थे जब, मेरे ख्याल आपके पिताजी भी शायद बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में। मतलब हम लोगों ने तो मतलब चश्मदीद ग्वाज जिसको कहते हैं ना, आंखों से जिन्होंने देखा, हम तो झूठ ही बोलेंगे ना, और ना हमें कोई मतलब है ना कोई लेना देना, लेकिन जो चीज़ हमने सच्ची देखी है उसको तो नकार नहीं सकते आप। मतलब इतनी इंसानियत गिर जाएगी, कभी सोच ही नहीं सकते हैं। कमाल, बच्चे के साथ यार क्या, जिस अभी कुछ दिन का बच्चा, आप उससे दुश्मनी निकाल रहे, ये है इनका धर्म। तो अगर हम एंड करते हैं अभी इस पूरे हमारी स्टोरी का, अगर आपके हिसाब से आपको कहा जाए कि अब ये अभी हमें खत्म करना है, इसका आइडिया दो कि हमें पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करनी है हमेशा के लिए, आइडिया दो, आप क्या आइडिया दोगे कि ऐसा कर दो तो सब ठीक हो जाएगा? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो खुल के बात करूंगा कि नफरत इतनी हद तक पहुंच चुकी है कि इसको बहुत टाइम लगेगा दिलों से निकालने के लिए। पीछे भी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि हमने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी हमारी मीटिंग्स भी होती थी अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए। इवन हमारे प्रधानमंत्री, जब ये इन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया था इन्होंने। हम चाहते हैं दिल से कि हमारे जो जितने भी पड़ोसी देश हैं हम मिलजुल के रहें, और इन सारे देशों में जितने भी सार कंट्रीज हैं, अब 8 है, पहले 7 थे, उसमें अब अफ़गानिस्तान में मिल गया, पहले नहीं था। तो ये जो मिल कर रहे हैं, लेकिन संभावना बहुत कम लग रही है कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे जब तक ये आतंकवाद ख़त्म नहीं करेगा। अब आतंकवाद, अब कितने साल से, हम 30 साल हो गए, 35 साल हो गए हैं, हम अभी तक नहीं कर, आप मानेंगे नहीं, 1.5 लाख से ज़्यादा हमारी मिलिट्री लगी हुई है। एक मिलिट्री जो है 4 आतंकवादियों को जो है कंट्रोल नहीं कर सकी। 4 आतंकवादी आए, 26 लोग उन्होंने हमारे वहाँ मार दिए कश्मीर में, पहलगाम में। बताओ, ये मतलब लक्षण नहीं है कि ये पाकिस्तान जब चाहेगा कि हमारे रिलेशन अच्छे हो। आज अगर जो पाकिस्तान ये प्रॉमिस कर दे हमारे से कि हम आतंकवाद से छुटकारा चाहते हैं, हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये सदियों तक चलता रहे, और आगे कह नहीं सकते, कुछ हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए और उनको समझ आ जाए कि भाई ये कब तक चलता रहेगा। मिलजुल के और शांतिपूर्वक रहने में ही सबकी भलाई है। मतलब गोलियों की आवाज में शांति की आवाज जो दब जाती है, पहले गोलियों की आवाज बंद होगी तब शांति की आवाज सुनी जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यो शांति की वार्ता और गोलियों की आवाज, ये शांति वार्ता तो हो ही नहीं सकती। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी बार कह चुके हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया अपना, और आपकी सेहत बनी रहे उसकी हम कामना करते हैं। कि आपने जो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है, वाकई मतलब हम तो पैदा भी नहीं हुए तो अभी भी लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, और आपने तो उसको साक्षात सामने देखा है। कोई मतलब कोई इंसान मिला मेरे को जिससे दिल की बात कर सकते हैं। कि जो कहानी अब रिकॉर्ड हो रही है ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाले उस समय तक के लिए है जब तक इंटरनेट पे YouTube नाम की चीज रहेगी या वीडियोस चलती रहेंगी, तब तक आपकी जो वीडियो है जो हमने ये ऑन रिकॉर्ड कर लिया है ये रहेगा। चलो, महान बनोगे। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।